हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपने यह सोचा है कि ये जो वैश्वीकरण का समय है, इसमें दुनिया के जो इतने सारे राष्ट्र हैं, ये दुनिया की इतनी सारी जो चुनौतियाँ हैं, उनका समाधान एक साथ मिलकर कैसे करते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और दोस्तों, आज हम इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी अवधारणा क्या है, यानी कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इनकी विशेषताएं, यानी कि इनके फीचर्स क्या हैं। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हमारे टॉपिक को इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, सबसे पहले आप सोचेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये होती क्या है। तो दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये होते हैं ऐसे संगठन जो कि ये जो विभिन्न राष्ट्र हैं, इनके बीच में बनाए जाते हैं संधियों के माध्यम से या समझौतों के माध्यम से। और ये संगठन बनाए क्यों जाते हैं? तो दोस्तों, ये संगठन होते हैं, ये बनाए जाते हैं जो दुनिया भर के इतने सारे देश हैं, उन सभी के बीच में शांति स्थापित करने के लिए, सहयोग बनाने के लिए और आपस में समन्वय को बनाने के लिए, यानी कि कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। और दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये क्या करती है कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं, यानी कि जो वेरियस एरियाज हैं, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, यानी कि आर्थिक हो गया, सामाजिक सोशल हो गया, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, और जो मानवीय मुद्दे हैं, यानी कि जो ह्यूमन मैटर्स हैं, इन सभी मुद्दों पर ये काम करते हैं आपस में मिलजुल कर। तो दोस्तों, इन संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो ये है, जितने भी देश इन संगठनों के सदस्य होंगे ना, उन सभी के जो सामान्य हित हैं, उनकी रक्षा की जाएगी और जो विश्व की समस्या है, उन सभी समस्याओं का सामूहिक रूप से समाधान निकालना है। दोस्तों, इसलिए ही ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये बनाए जाते हैं। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनकी अवधारणा क्या है, इनकी कॉन्सेप्ट क्या है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। तो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ना, इनकी जो अवधारणा है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ये मानते हैं कि जो दुनिया भर की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान केवल एक राष्ट्र तो नहीं निकाल सकता, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर है, नेशनल लेवल है, उस पर हम इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। बल्कि अगर हमको इन समस्याओं का समाधान निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। और अगर हम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन करेंगे, तभी हम जो हमारे विशिष्ट लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको पूरा कर पाएंगे। और ये जो उद्देश्य हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं जैसे कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अभी की सिचुएशन देखें तो इसमें काम कौन करता है? ये काम करता है यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, ये कोशिश करता है कि जो युद्ध हैं वो रुक जाएं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है शांति बनी रहे। और अगला जो इसका उद्देश्य है, वो है आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, वो भी बढ़े विभिन्न देशों के बीच में। और इसका काम करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये काम करते हैं कि जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, यानी कि जो आर्थिक सहयोग है, वो बढ़े देशों के बीच में। अगला इनका काम है जैसे कि मानवीय सहायता प्रदान करना। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है जो रेड क्रॉस है और जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, यानी कि यूनिसेफ। और ये जो संगठन है ना, ये काम करते हैं आपदाओं के वक्त में, संकट के वक्त में, ताकि ये क्या कर सके? मानवों को सहायता प्रदान कर सके। और अगला इनका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, यानी कि एनवायरनमेंट को क्या है? प्रोटेक्शन मिले। ये काम भी इनका है। और ये काम करता है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका काम है कि जो विश्व भर में जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, उन सभी का समाधान निकालना। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, इन पर प्रभाव पड़ता है जो आंतरिक कारक हैं और बाहरी कारक हैं। आंतरिक कारकों से मतलब क्या है? आंतरिक कारकों से हमारा अर्थ है कि जो इनकी स्वयं की जो संरचना है, स्वयं के जो नियम है और स्वयं की जो कार्यप्रणाली है। और जो बाहरी कारक हैं, उसमें शामिल है कि जो सदस्य देश हैं, उनके खुद के राजनीतिक हित क्या हैं और उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, वे सभी भी बाहरी कारक बनते हैं। और यही जो आंतरिक कारक होते हैं और जो बाहरी कारक होते हैं, ये प्रभावित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को। दोस्तों, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ लिया है और उनके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, वो भी पढ़ लिए हैं। अब हमको जाननी पड़ेंगी इनकी विशेषताएं क्या है, यानी कि फीचर क्या है। तो इनको हम पढ़ लेते हैं कि है क्या इनकी विशेषताएं। ठीक है, इसकी विशेषता है कि संप्रभु राज्यों की सदस्यता है इसमें, यानी कि सोवरेन स्टेट्स होती है ना, उनकी मेंबरशिप है इसमें। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि भले ही जो विभिन्न राष्ट्र हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, यानी कि संगठन बना लिया है, लेकिन फिर भी जो राष्ट्र हैं वो स्वतंत्र हैं और संप्रभु हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है और सोवियरन है। और जितने भी ये राष्ट्र हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो सदस्यता है, वो अपनी मर्जी से ली है। अगला पॉइंट है इसका स्थायी संरचना, यानी कि परमानेंट स्ट्रक्चर। दोस्तों,
अब संगठन तो बन चुका है, लेकिन संगठन ने कुछ काम भी तो करना है। जिस काम के लिए वो बनाया है वो काम भी तो करना है। तो काम कैसे करेगा? काम तभी करेंगे जब उनके पास एक परमानेंट स्ट्रक्चर होगा, यानी एक संगठनात्मक संरचना होगी। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनकी होती है स्थायी संगठनात्मक संरचना, जिसमें कि इनका मुख्यालय होता है, सचिवालय होता है, और इसके अलावा भी अन्य कार्यकारी निकाय भी शामिल होते हैं। और ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये निरंतर काम कर पाते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से काम कर पाते हैं। अगला पॉइंट है इसका संधियों पर आधारित, बेस्ड ऑन ट्रीटीज। अब दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी जो विशेषता है वो है कि ये संधियों पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि जो संगठन है वो ऐसा तो नहीं है कि वो स्वयं बन गया होगा, अपने आप ही बन गया होगा। उसके लिए क्या किया गया होगा? बहुत सी संधियां की होगी, बहुत से समझौते किए गए होंगे, और इन्हीं ट्रीटीज के माध्यम से और ये जो एग्रीमेंट है इन्हीं के द्वारा जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बनती हैं। और ये जितनी भी संधियां हैं ना, इनके माध्यम से जो जितने भी राष्ट्र हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनना चाहते हैं, उनको बताया जाता है कि ये जो संगठन है उसके उद्देश्य क्या हैं, मतलब कि संगठन को बनाने के पर्पज क्या हैं और इसकी शक्तियां क्या हैं, यानी कि उसकी पावर्स क्या हैं, और जो राष्ट्र इसके सदस्य बनेंगे उनके अधिकार क्या हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या है, ये सभी परिभाषित कर दी जाती है ये जो संधियां होती हैं या समझौते होते हैं इनके द्वारा। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि विशेषता है वो है कि इसका एक विशिष्ट लक्ष्य होता है, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक इसका ऑब्जेक्टिव होगा। कोई भी संगठन बनेगा तो वो क्यों बनेगा? कोई एक विशिष्ट उद्देश्य होगा जिसको सभी देश मिलकर पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए ही वो उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा बनना चाहेंगे, ताकि जो उनका विशिष्ट लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा किया जा सके। तो दोस्तों इसका उदाहरण है जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और नाटो, जिसका उद्देश्य है सैन्य सुरक्षा, यानी कि जो WHO है, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सके। तो इस संगठन का, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है, और जैसे कि जो नाटो जैसा संगठन है उसका अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है। तो इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अपने अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिनके लिए वो काम करते हैं। अगला पॉइंट है स्वायत्तता, यानी कि ऑटोनॉमी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अगर एक बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाता है, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बना देते हैं, तो कुछ हद तक उसको क्या होगा? ऑटोनॉमी होगी, यानी कि स्वायत्तता होगी, यानी कि कुछ हद तक अपने स्वयं के लिए कुछ नियम या नीतियां बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि ये सभी नियम और नीतियां बनाने के लिए वे अपने सदस्य देश हैं उनके जो राजनीतिक और वित्तीय समर्थन पर निर्भर होते हैं। यानी कि वे अपने लिए नियम और नीतियां तो बना सकते हैं, लेकिन यह बनाने के लिए उन्हें अपने सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। अगली जो इसकी विशेषता है यह है कानूनी व्यक्तित्व, यानी कि लीगल पर्सनैलिटी। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि जो कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि उनके पास शक्ति होती है कि वो अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, और अपने जो मुकदमे हैं उनको क्या कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में दायर भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो अगली विशेषता है वो है सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, यानी कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं इनमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं सामूहिक रूप से, यानी कि कलेक्टिवली लिए जाते हैं। और वो कैसे लिए जाते हैं? मतदान के माध्यम से लिए जाते हैं, सर्वसम्मति के माध्यम से लिए जाते हैं, या वीटो जैसे अन्य तरीकों को भी अपनाया जा सकता है। और दोस्तों सामूहिक निर्णय क्यों लिए जाते हैं? वो इसलिए लिए जाते हैं ताकि जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में आम सहमति बन सके और जो है सहयोग को बढ़ावा मिले। तो दोस्तों अब हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उनकी विशेषताएं भी पढ़ ली हैं। अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। तो दोस्तों अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं इनका उद्देश्य होता है देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, जो समस्याएं हैं वैश्विक स्तर पर उनका समाधान करना, और इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न देश आपस में मिलते हैं, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं, और जो निर्णय लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं उन सदस्य देशों की सहमति के आधार पर, ताकि विभिन्न देशों के बीच में सहयोग बढ़ सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो दोस्तों आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कितने महत्वपूर्ण है। तो इसके आधार पर आपको क्या लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है वो कितना प्रभावशाली हो सकता है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये अकेले राष्ट्र की तुलना में कितना अधिक काम कर सकता है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।